स्वागत है आप सभी का जीगूका पर। मैं हूं आपके साथ सुमंतता। घटना चक्र की जो श्रृंखला स्टार्ट हुई है, जिसमें हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के थ्योरी क्वेश्चन दोनों को देखते हैं, तो आइए उसी कड़ी में आपको ये दूसरा क्लास है, इसे प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में हमको पढ़ना है। पाषाण काल को आप पढ़ चुके हैं, उसे जरूर देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक इतिहास का ये टॉपिक है। आइए पहले नोट्स को पढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान है। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। हमने आपसे कहा है सैंधव सभ्यता के लिए कई नाम मिलते हैं, घटना चक्र में लिखा हुआ है 3 नाम है। एक है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हमने आपसे बताया था इसमें जो है मेलुहा सभ्यता भी इसे कहते हैं, इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसे ताम्रपाषाण कालीन शहरी सभ्यता भी कहते हैं, इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। तो 3 नाम को घटना चक्र में भी दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और इसके जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, वो थे जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे, तत्कालीन ASI के अध्यक्ष भी थे। चलिए ऑल वेल, फिर आगे बात करते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। तो पिग्गट महोदय नाम आपको याद रखना है। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 शहर हैं, जिनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, इसीलिए पिग्गट महोदय ने इसको विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आगे बात करते हैं। तो लिखा है हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। ये जो पूरी पूरी सभ्यता है, इसको किसने दिया था सिंधु घाटी सभ्यता नाम? तो सिंधु सभ्यता नाम तो जॉन मार्शल ने दिया था। फिर है रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी रेडियो कार्बन प्राचीन वस्तुओं का पता लगाने का, एक प्राचीन वस्तुओं की उम्र का पता लगाने के लिए एक विशेष पद्धति होती है। इसमें हड़प्पा सभ्यता की अगर उम्र की पता लगाया जाए तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी आज से लगभग 5000 साल पहले ये सभ्यता थी। ये सर्वाधिक मान्य तिथि है। इसके अलग अलग तिथियां मिलती हैं, जिसमें सर्वाधिक मान्य तिथि यही है आपसे। फिर लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। हमने आपसे कहा था कि सर्वप्रथम गांव बनते हैं, गांव के बाद शहर बनता है और वापस से गांव बन जाता है। तो ये जो शहर है, यही हड़प्पा सभ्यता की पराकाष्ठा थी। वही कहा जा रहा है कि लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। तो बहुत आसान है, इस तरीके से इसको पूरा पढ़ डालिए। अब कई विद्वान हैं, कई विद्वानों ने इसकी कई कालावधि का निर्धारण किया है, मतलब अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग समय निर्धारित किया है। जॉन मार्शल का कहना है कि ये 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक था। अर्नेस्ट मैके ने इसे 28 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व होने की बात करी है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व होने की बात कही है। गैट महोदय ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व होने की बात कही है। मार्टिमर व्हीलर ने इसे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व होने की बात कही है। पेयर सर्विस ने इसे 2000 से 1500 ईसा पूर्व होने की बात कही है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। जॉन मार्शल का विशेष रूप से याद कर सकते हैं कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व। वैसे ये प्रश्न इस कालावधि को लेकर के पूछा जाना कठिन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक इस सभ्यता के अवशेष अफगानिस्तान में सोरतुघई और मुंडीगाग जिले में, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। तो कुल मिला के ये 3 राज्यों में फैले हैं, 3 देशों में फैले हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसमें फैले हुए हैं, और उन्हीं के राज्यों की जिक्र भी है।
इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। कहने का मतलब है इसमें उत्तरी सबसे जो स्थल है, दक्षिणी सबसे जो स्थल है, पूर्वी सबसे जो स्थल है, पश्चिमी जो सबसे स्थल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे उत्तर में है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, सबसे पूरब में है आलमगीरपुर जो मेरठ में है, जो सबसे दक्षिण में है वो है आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और तो जो सबसे पश्चिम में है वो है सुतका गेंडोर जो कि आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो आपको ये याद रखना है। इसका आकार ट्रेंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार है, और वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। एग्जैक्ट 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, ये बताया जा रहा है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 तरह की प्रजातियां रहती थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनमें 4 तरह के लोग कैटेगराइज हम कर सकते हैं। पहला थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जिसे काकेशियन भी कहते हैं, फिर भूमध्य सागरीय इंडो यूरोपियन थे जिसे कैस्पियन भी कह सकते हैं, अल्पाइन थे और मंगोलाइड थे। तो 4 प्रकार की 4 प्रजातियों के लोग हड़प्पा सभ्यता के नगरों में रहते थे। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। जो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी वाले इलाके के हैं वहीं के निवासी ज़्यादातर यहाँ पे मोहनजोदड़ो में इसमें जो है आपके पाए जाते थे मोहनजोदड़ो में। फिर ये सभ्यता कैसे बनी इसे लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। उनमें डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का कहना है कि ये लोग आर्य थे और आर्य से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का कहना था ये लोग सुमेरियन थे और सुमेरियन लोगों के द्वारा इनका विकास हुआ है। राखला दास बनर्जी या आर टी बनर्जी जो है ये द्रविड़ों से उत्पत्ति की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले द्रविड़ थे और बाद में ये सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में बसाए गए थे। वर्तमान में किसी भी सिद्धांत को सिंधु सभ्यता के निर्माता नहीं माना जाता है। माना जाता है कि गांव से धीरे धीरे विकास होकर के सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर के रूप में बना और वापस से यहाँ कुछ कठिनाई होने पर लोग गांव में चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है, हम लोग इसका खुदाई कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर। ठीक है, तटीय नगर और पत्तन और अन्य नगर कस्बे, इसमें 3 तरह के शहर आपको मिलते हैं। पहला है केंद्रीय नगर, दूसरा है तटीय नगर या पत्तन नगर, और जो तीसरा है वो कह रहे हैं अन्य नगर। इस तरीके से 3 भागों में हम सारे शहरों को बांट सकते हैं। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। हड़प्पा के टीले है इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था 1826 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। तो 1921 में आपको दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। वर्ष 1926, 27, 33, 34 में माधव स्वरूप वत्स तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन करवाया। तो 3 नाम इससे जुड़ गए। एक आपका राखलादास एक नाम आपका जुड़ गया यहाँ पे दयाराम साहनी, फिर माधव स्वरूप वस्त और मार्टिमर व्हीलर। इन तीनों ने इसका हड़प्पा सभ्यता की एक्सकेवेशन के नाम ये जुड़े हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। हड़प्पा से जो प्राप्त 2 टीले हैं उनमें पूर्वी टीले को कहा जाता है नगर टीला और पश्चिमी टीले को कहा जाता है दुर्ग टीला। जो पूर्वी टीला है इसे कह रहे हैं नगर टीला और जो पश्चिमी टीला है इसे कह रहे हैं दुर्ग टीला। ठीक है, यहाँ से 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष मिले हैं। 6-6 कक्षा में यानी 6-6 रूम बने हुए हैं, 2 पंक्तियों में बने हुए हैं, कुल 12 अन्नागार रखे हुए हैं। अन्नागार के अवशेष हैं, मतलब इसमें अन्न रखे जाते थे, अन्न रखने के ये भवन थे। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जो सामान्य पश्चिम वाला है। इसके दक्षिण में साउथ में एक ऐसा कब्र स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। एक कब्र है जिसे समाधि R37 नाम दिए गए हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो नगर के पश्चिम में स्थित जो दुर्ग था ये वाला, इसे माउंट एबी की टीला एबी की संज्ञा व्हीलर ने दिया है। मार्टिमर व्हीलर ने, जैसे मार्टिमर व्हीलर एक विद्वान है, उन्होंने दिया है।
इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से मिली है। ये हड़प्पा के बारे में हो गया। अब मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। तो सिंधी भाषा में जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है वो होते हैं मृतकों का टीला। जो मृतक होते हैं, जो मृतक होते हैं, उनका टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलादास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। 1921 में जो है दयाराम साहनी हैं वो खोजते हैं हड़प्पा को। 1922 में राखलादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। यहाँ एक बड़ा बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। तो ये लगभग 55 मीटर लंबा है और 33 मीटर चौड़ा है। ठीक है। इसके बीच में इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। यानी बीच में इसके एक स्नान कुंड बना हुआ है। इस स्नान कुंड की लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। यानी 5.5 फीट का एक इंसान 8 फीट में आराम से डूब सकता है। तो ये गहरा जलाशय था, एक गहरा इसमें स्नान कुंड था। यहाँ विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। शायद यहाँ पे जो कोई धार्मिक आयोजन होता होगा लोग उसमें नहाते रहे होंगे। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। कहने का अर्थ है कि मार्शल ने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है सॉरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से बना होगा, इसे तत्कालीन विश्व का एक विशेष रूप से आश्चर्यजनक कहा गया है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। पूरी सभ्यता में कई सारी मुहरें मिली गई हैं जिनका सत्यापन के लिए प्रयोग होता था। सत्यापन का अर्थ है कि एक जगह से अगर दूसरी जगह पर कोई वस्तु जाती थी तो उसमें बोरी को मुंह बांधकर उसमें गीली मिट्टी लगा दिया जाता था और मुहर के जरिए उसे सत्यापित कर दिया जाता था। अगर वो बोरी नहीं खुलती थी तो मुहर सही सलामत रहती थी। तो इसीलिए वो मुहरों का प्रयोग करते थे। तो ऐसी मुहरें जिन पर कुछ बातें लिखी गई हैं वो सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। कुछ और फैक्ट है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नान अन्नागार है। यहाँ भी अन्न रखने के लिए अन्नागार बनाए गए हैं जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुने 23.70 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था। शायद यहाँ पुरोहित लोग रहते थे। यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी जिन्हें राजपथ कहा गया। यहाँ की जो रोड है वो 9.15 मीटर चौड़े हैं, काफ़ी चौड़ी हैं। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और चबूतराकार खंडों में विभाजित करती थी। इस तरीके से यहाँ पे रोड रहते थे तो नगर को कई वर्गाकार और इसमें जो है चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटने का ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। ये ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम इसको दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा गया है। मोहनजोदड़ो का जो पश्चिम भाग है इसमें टीले को स्तूप टीला कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो यहाँ कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवा दिया था, इसीलिए इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में और क्या क्या मिला है यहाँ पे, कांसे की बनी नेत्र नारी की मूर्ति मतलब डांसिंग गर्ल, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के छह भट्ठी, जो बर्तन बनाने वाले कुंभकार होते हैं उनके छह भट्ठी, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटड़ी और अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्हुदरो की खोज वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी और इसका उत्खनन 1935-36 में मैके ने किया था। तो एक चन्हुदरो जगह है, ये मोहनजोदड़ो से 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी खोज तो एनजी मजूमदार ने 1931 में की थी, लेकिन इसका एक्सकेवेशन जो है 1935-36 में मैके ने करवाया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगड़ संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा के बाद वापस से गांव बन गए थे तो वहां पर हड़प्पा परवर्ती संस्कृति, जो ग्रामीण संस्कृति थी जिसे झूकर झाकड़ संस्कृति कहते हैं, वो भी चन्हुदरो में पाए जाते हैं, वो भी उससे संदर्भित रहे हैं।
संभवतः ये औद्योगिक केंद्र था। कौन? चन्हुद्रो, जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई है, क्योंकि मैके ही उत्खनन करवाए थे, इसलिए यहाँ से उनको मनका बनाने का कारखाना और भट्ठी जो है वो प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। तो ऐसा पदचिन्ह मिले हैं, ऐसे फुटप्रिंट मिले हैं, पैरों के छाप मिले हैं जिसमें कुत्ते बिल्ली का पीछा कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ अलंग सजाए हुए हाथी के साक्ष्य मिले हैं, खिलौना मिला है, सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक वगैरह जो है मिले हैं यहाँ से चनुद्रो से। चनुद्रो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी ईंटें मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, किसी दुर्ग का निर्माण यहाँ नहीं किया गया था। फिर है गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज। अब लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर RS राव ने किया था। खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिम एशिया से व्यापार के होता था इस बंदरगाह के जरिए, यह एक बंदरगाह नगर था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। ऐसी इसमें व्यापार व्यवस्था थी, नगर योजना इस तरीके से अच्छी थी कि लग रहा है ये मोहनजोदड़ो की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के दो नगर सबसे प्रमुख हैं, तो इसमें लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। हमने कहा दो होता था, पश्चिम में, पूरब में, तो इसमें एक ही बाउंड्री वाल से ये दोनों के दोनों जो है ये घिरे हैं। तो ये लोथल की सबसे बड़ी विशेषता है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी है। इसमें जो है डॉक यार्ड, जहाज़ों की गोदी जो है ये विशेष रूप से जहाँ से माल चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है, तो जहाज़ों की गोदी है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति यानी घोड़े की जो मिट्टी की मूर्ति है छोटी सी खिलौने वाली, 3 द्विशव समाधियाँ, ये सब लोथल की विशेषताएं हैं। लोथल में ये सारी चीज़ें मिले हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे में क्या फैक्ट दिया गया है, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कहाँ, तो पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, वर्तमान में अभी हनुमानगढ़ एक नया जिला है, तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, वो भी कहाँ, राजस्थान में। इस स्थल की खोज इटली के लुइगी पियो टेस्सिटोरी ने की थी और हड़प्पा स्थल के रूप में इसकी पहचान अमलानंद घोष ने किया था। तो अमलानंद घोष हैं, उन्होंने कहा था ये तो एक हड़प्पा का ही साइट है, लेकिन इसकी खोज जो है लुइगी पियो टेस्सिटोरी ने की थी, जो कि इटली के थे, यूरोपियन थे। 1960-61 में बीबी लाल बीके थापर ने इसका एक्सकेवेशन किया, उत्खनन आरंभ किया था। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। पश्चिमी को भी बाउंड्री वॉल किया गया है, पूर्वी को भी बाउंड्री वॉल किया गया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में केवल इसको बाउंड्री वॉल किया जाता था, पश्चिम वाले को। आपने देखा लोथल में दोनों को बाउंड्री वॉल किया गया है एक ही बाउंड्री वॉल से, लेकिन जो कालीबंगा है इसमें दोनों बाउंड्री वॉल है लेकिन अलग अलग बाउंड्री वॉल किया गया है। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। यानी ये जो पश्चिम वाला है इसमें पहले ग्रामीण संस्कृति मिलता है पुराना वाला, फिर इसके बाद इसमें जो है मिलते हैं बाद की शहरी सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ध्यान रखेंगे, यहाँ भवन कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियाँ, कुआं और स्नानागार बनाने में ही किया गया है। हालांकि जो नाली है, कुआं है, स्नानागार है, ये सब पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कई एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह ही यहाँ 2 टीले मिले हैं जो कि बाउंड्री वॉल की गई है, सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम की स्थित टीला छोटा है। पश्चिम वाला छोटा है, पूर्व वाला थोड़ा सा बड़ा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ भूकंप आने का साक्ष्य मिला है, जैसे भूकंप में चीजें टूट जाती हैं उस तरीके के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में, दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं। जो गढ़ी वाला जो या दुर्ग वाला जो टीला है
उसके दक्षिण में आएंगे तो 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए गए हैं। चबूतरे पे है क्या, तो एक चबूतरे पर अग्निकुंड बना है, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, गड्ढा था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हैं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहर एवं मृदभांत के भी टुकड़े मिले हैं। तो मिट्टी की मुहर और जो मिट्टी के बर्तन हैं उसके भी टुकड़े यहाँ पे मिले हैं। तो ये सब कालीबंगा की विशेषता थी। अब आते हैं धौलावीरा पर। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने किया था। 1990-91 के दौरान आर.एस. विष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका एक्सकेवेशन प्रारंभ किया गया। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने किया था। 90-91 में आर.एस. विष्ट ने इसका व्यापक उत्खनन कार्य करवाया था। यह नगर आयताकार बना था भाई। इस नगर का 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। आमतौर पर सारे के सारे नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन धौलावीरा में 3 है, 1 2 3। एक है आपका जो ये वाला किला था, फिर मध्य नगर था, फिर निचला नगर था, 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है, तो एक विशाल जलाशय धौलावीरा से भी मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बेहतर जल प्रबंधन व्यवस्था किसकी है, तो उसका उत्तर है धौलावीरा का। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है वो देखने को मिलता है। फिर सुरकोटरा की बात करते हैं। सुरकोटरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। एक ये भी 2 भागों में विभाजित था, गढ़ी और आवास क्षेत्र। यहाँ से कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, यानी कलश में रख करके दफनाया जाता था। यहाँ घोड़े की भी कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो सुरकोटरा इसके लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट है दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो दायमाबाद सबसे ये दक्षिणी पॉइंट भी है, सबसे दक्षिणी बिंदु भी है इसका। तो महाराष्ट्र के ये अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आदि की आकृतियां प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, संधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो दायमाबाद की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में है, कई बार पूछा है राखी गढ़ी कहाँ है। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन है, तो वो है राखी गढ़ी, और जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है रोपर। रोपर पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपर जो है ये पंजाब में है और सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, वर्तमान में इसे रूपनगर कहा जाता है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी और वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। खोज करने वाले बीबी लाल है, खुदाई करवाने वाले यज्ञदत्त शर्मा है। यहाँ से मृदभांड, सेलखरी की मुहर, चर्ट के बटखरे बटखरे यानी तौलने के बटखरे, एक छुरा, तांबे के वानाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। वानाग्र क्या होता है, तो बाण के आगे में जो लगाया रहता है ताकि वो नुकसान पहुंचा सके, वानाग्र, कुल्हाड़ी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से मनुष्य के अलावा पालतू कुत्ते को भी उसी के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। फिर है रंगपुर। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, यानी तीनों साक्ष्य यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता सबके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती ये लोग करते थे। तो ये रंगपुर की भी विशेषता है। सैंधव सभ्यता और उसके कुछ प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी को आपको याद कर लेना चाहिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, मांडा चेनाब नदी के किनारे है, दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, सुतका गेंडोर दास्त या दास्क नदी के किनारे है, और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है। तो ये कुछ प्रमुख नदी है, प्रमुख स्थल है और कुछ प्रमुख नदी है, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आलमगीरपुर। देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड और मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिलती है। तो आलमगीरपुर जो है ये सबसे पूर्वी पॉइंट भी है, सबसे पूर्वी बिंदु भी है, सबसे पूर्वी स्थल भी है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है।
फिर हुलास, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। पूछा जाएगा हुलास किस राज्य में है, तो हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिले हैं। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। तो हुलास उत्तर प्रदेश में है, और देसलपुर जो है इससे एक बाउंड्री वाल, एक पुराना किला मिला है। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में वर्ष 1927 में आरएल स्टीन ने किया था। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृदभांड, ताम्र निर्मित वानाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठिकरे, मिट्टी की चूड़ियाँ इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सुतका गुह जो है ये सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित होता है। वर्ष 1962 में इसकी खोज जीएफ डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतका गेंडोर के जैसे ही हैं, तो सुतका गेंडोर के जैसे ही हैं। तो देखिए, तो इस तरीके से यहाँ आप चीज़ें को देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और आज इस फैक्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके बाद तुरंत आपका पार्ट 2 इसका आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें हम इसके आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।